डेट है आज 6 जून 2022। ये सब टॉपिक कंप्लीट करेंगे इस क्लास में। कल प्रीलिम्स था, आप सब ने प्रीलिम्स दिया होगा, जिसने भी देखा होगा कल का प्रीलिम्स का पेपर आपने। जीएस पेपर 1 मेनली ऐसा ही था जैसे पिछले साल था, लगभग सेम, लेकिन थोड़ा टफ बोल सकते हो पिछले साल से। लेकिन जीएस पेपर 2 पिछले साल से थोड़ा ज़्यादा टफ था, तो उसमें 66 नंबर लेना बहुत भारी हो रहा है कुछ स्टूडेंट्स के लिए। तो आप कमेंट्स में, जिसने भी प्रीलिम्स दिया है, कमेंट्स में लिख के बता सकते हो कितने नंबर बन रहे हैं, आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं। बहुत सारे कोचिंग सेंटर की आ चुकी हैं, लेकिन उस की में डिफरेंस भी होता है जब यूपीएससी की ओरिजिनल की आती है। पिछले साल भी जब ये 2021 का पेपर हुआ था और इसके बाद अभी 7-8 दिन पहले ही की यूपीएससी ने जारी की है, तो उसमें देखा गया लगभग 10 से 12 क्वेश्चन कोचिंग सेंटर्स के डिफरेंसेस मिल रहे हैं। उनमें 10 से 12 क्वेश्चन गलत थे जो यूपीएससी ने आंसर की दी थी उसके हिसाब से। तो अगर आपके नंबर कम भी बन रहे हैं तो आपको निराश होने की ज़रूरत है नहीं। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक। और देखो, जितना हमने करंट अफेयर में पढ़ा था उससे 35 से 40 क्वेश्चन डायरेक्टली आए हुए हैं। जितनी प्लेलिस्ट बनी हुई है हमने पढ़ाया था। देखो, एक डेप्यूटी स्पीकर पे स्पेशल लेक्चर बना हुआ है, उस पर भी क्वेश्चन आया है। वो जब डेप्यूटी स्पीकर का बनाया था लेक्चर 2021 के प्रीलिम से पहले बनाया था, क्योंकि वो 2-2.5 साल से 3 साल से वो पोस्ट खाली पड़ी हुई है। तो मैंने तब भी कहा था कि ये 2021 में पूछा जा सकता है, लेकिन वो 2022 में पूछ लिया उससे। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो हमने अलग से कवर किए हुए हैं और करंट अफेयर में भी कवर किए थे। और भी सर्च कर रहा हूँ मैं कौन कौन से टॉपिक आए हैं, लेकिन अब इसमें ही मैं सर्च करने बैठ जाऊँ कि कौन से टॉपिक आए हैं, कौन से मैंने पढ़ाया है, तो इसमें काफ़ी समय चला जाता है। जिसने लेक्चर देखे होंगे कंटिन्यूसली उसको पता ही है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक, डायरेक्ट टू मोबाइल ब्रॉडकास्टिंग। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 और 2 के लिए मेनली। डायरेक्ट टू मोबाइल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, ये समझ लो जैसे आपका टीवी है, टीवी पे आप देखते हो एंटीना लगा के चैनल, डीडी नेशनल चलता है और डीडी न्यूज़ चलता है, वो बिना किसी पेमेंट के चलता है। आप कोई पेमेंट नहीं देते और कोई इंटरनेट सर्विस नहीं होती है। तो अभी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, इसने ये कहा है कि जिस तरह से टीवी पे आप चैनल देखते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, इसी तरह से मोबाइल पे दिखाए जाएंगे बिना किसी इंटरनेट के। ना कोई इंटरनेट की ज़रूरत होगी और इसमें ना कोई आपका डेटा कटेगा इंटरनेट का। ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंदर काम करता है। और हमारे इंडिया की पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है जो प्रसार भारती। ये प्रसार भारती को 1997 में पार्लियामेंट ने एक्ट बना के इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया था, स्टैट्यूटरी बॉडी। और एक ये ऑटोनोमस बॉडी है। जो भी ब्रॉडकास्टिंग है, चाहे ऑल इंडिया रेडियो पे ब्रॉडकास्टिंग होती हो, चाहे आपका डीडी जो दूरदर्शन है, ये दूरदर्शन है, डीडी दूरदर्शन जो टेलीविज़न पे ब्रॉडकास्टिंग होती है, ये सब प्रसार भारती इसके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाता है, ब्रॉडकास्ट करता है। तो इन्होंने कहा है कि मल्टीमीडिया जो भी फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन, उन पे ये डायरेक्ट टू मोबाइल सर्विस चलाई जाएगी। इसके अभी इससे ऐसी एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं कि आगे आने वाले समय में कुछ सालों में जैसे टेलीविज़न पे चैनल चलते हैं डीडी दूरदर्शन और डीडी न्यूज़, इस तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट मोबाइल पे भी चलें। जैसे मोबाइल पे रेडियो चलता है कि आप सिर्फ लीड कनेक्ट करोगे रेडियो चल जाता है, इसी तरह से टेलीविज़न भी चल जाएगा। ना ही किसी इंटरनेट की ज़रूरत होगी और ना ही किसी आपको मोबाइल डेटा का ये डर होगा कि मोबाइल डेटा कट रहा है उससे। तो डिजिटल टीवी की तरह, टेरेस्ट्रियल डिजिटल टीवी की तरह ही काम करेगा मोबाइल फ़ोन। डायरेक्ट टू मोबाइल सर्विसेज का नाम होगा DTM, डायरेक्ट टू मोबाइल, या D2M ये सर्विस होगी। इसमें पॉसिबली ये है कि सिटीजन सेंट्रिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। जैसा आपने देखा होगा बहुत सारी फेक न्यूज़ फैला दी जाती हैं, गलत न्यूज़, जिसकी वजह से वॉयलेंस हो जाती है, कहीं पे हिंसा हो जाती है, जिसकी वजह से आप देखते हो कि बहुत सारे लोग धर्म जाति के नाम पे भड़क जाते हैं। तो ये सब के लिए भी वो काम आएगा कि ऐसी फेक न्यूज़ को काउंटर करने के लिए इन्फॉर्मेशन दी जाए। मोबाइल पे आजकल सबके पास मोबाइल है, तो मोबाइल पे जल्दी इन्फॉर्मेशन फैला दी जाए कि ये फेक न्यूज़ है। या इमरजेंसी अलर्ट के लिए, जैसे मान लो कहीं पे डिजास्टर आ जाए, कहीं पे अर्थक्वेक आ जाए, साइक्लोन आ जाए, तो वहाँ पे इमरजेंसी अलर्ट के लिए ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है डायरेक्ट टू मोबाइल सर्विस।
डिजास्टर मैनेजमेंट को हैंडल करने के लिए सहायता मिल सकती है। इतने सारे इसके फ़ायदे होंगे। और आपके मोबाइल पे बिना इंटरनेट के, बिना बफरिंग के ये सब स्ट्रीमिंग होगी जैसे टीवी पे होती है। नेक्स्ट टॉपिक है टर्की। ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इतना जानना है कि देखो यूनाइटेड नेशन ने ये स्वीकार कर लिया है, एग्री कर लिया है कि टर्की का नाम अब टर्की अडॉप्ट करेगा यूनाइटेड नेशन। डोमेस्टिकली तो देखो वहाँ के लोग सिटीजन है टर्की ही ये नाम अडॉप्ट किया होता, टर्की ही मानते थे, लेकिन इंग्लिश वर्जन यूनाइटेड नेशन ने टर्की अडॉप्ट किया हुआ था। तो इशू क्या थे टर्की वर्ड से, क्यों टर्की चाहता था, हिंदी के अखबार में तुर्की लिखा होता है, क्यों तुर्की चाहता था, टर्की चाहता था कि ये जो नाम है इसका, इसे चेंज किया जाए, टर्की अडॉप्ट किया जाए इंटरनेशनली। क्योंकि देखो टर्की गवर्नमेंट का कहना ये था कि जब भी गूगल पे सर्च किया जाता है टर्की का नाम, तो टर्की का सबसे ऊपर नहीं आता, कुछ और भी आता है उसके साथ साथ। जैसे एक ये है कि टर्की का मतलब लार्ज बर्ड है, एक लार्ज बर्ड भी है, बहुत बड़ा पक्षी है जो थैंक्स गिविंग और क्रिसमस के लिए, क्रिसमस मील या थैंक्स गिविंग के लिए सर्व होता है नॉर्थ अमेरिका में। ये लार्ज बर्ड भी सर्च में आता था टर्की के नाम से। तो एक तो ये इशू था। दूसरा ये था जो कैम्ब्रिज की डिक्शनरी है, यूनाइटेड किंगडम की जो डिक्शनरी है, उस डिक्शनरी में टर्की वर्ड का मतलब है स्टूपिड या सिली पर्सन, मूर्ख पर्सन। तो इसलिए टर्की को दिक्कत थी कि टर्की नहीं, टर्की अडॉप्ट किया जाए उसका नाम। तो यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट कर लिया है, मतलब एग्री कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक है मार्टिन एनल्स अवार्ड। ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये अवार्ड को मार्टिन एनल्स फाउंडेशन प्रोवाइड करती है और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। ये जो फाउंडेशन है ये अवार्ड देती है, किस लिए देती है ये अवार्ड, ह्यूमन राइट डिफेंडर को, जो मानव अधिकारों को बचाता है उसको ये अवार्ड दिया जाता है। और ह्यूमन राइट डिफेंडर का नोबेल प्राइज भी बोला जाता है, क्योंकि नोबेल प्राइज वर्ल्ड में सबसे बड़े माने जाते हैं, जो 6 कैटेगरी में दिए जाते हैं। कई बार हमने डिस्कस किया है इसके बारे में। नॉर्वे स्वीडन की अकेडमी देती है नोबेल प्राइज। नॉर्वे स्वीडन आपको पता है कहाँ पे है, ये नॉर्वे स्वीडन है और ये यूनाइटेड किंगडम है। यहाँ पे ये फाउंडेशन है मार्टिन एनल फाउंडेशन, ये अवार्ड देती है ह्यूमन राइट डिफेंडर को नोबेल प्राइज की तरह। ये जो अवार्ड दिया गया है इस साल का पोस्टुमसली दिया गया है। पोस्टुमसली का मतलब है मरणोपरांत, यानी कि मरने के बाद, आफ्टर डेथ ये अवार्ड दिया गया है किसको, फादर स्टैन स्वामी को, इनको दिया गया है। इन्होंने ट्राइबल राइट के लिए बहुत अच्छे काम किए थे। जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, जो ट्राइबल्स हैं, जंगलों में रहते हैं आदिवासी लोग, उनके अधिकारों को बचाने के लिए इन्होंने काम किए। एक्टिविस्ट थे, समाज सेवक थे झारखंड से। और ये भीमा कोरेगाम केस में अरेस्ट भी हुए थे, गिरफ्तार हुए थे। ये हैं, देख सकते हो आप, फादर स्टैन स्वामी। इनको ये अवार्ड दिया गया, मरने के बाद इनकी डेथ हो चुकी है। भीमा कोरेगाम, ये 1818 में एक बैटल हुई थी भीमा कोरेगाम महाराष्ट्र में, और ये रिसेंटली भी न्यूज़ में थी। अलग से लेक्चर में हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है, वहाँ पे डिटेल में देख सकते हो, हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो इसके केस में भी, भीमा कोरेगाम केस जो हुआ था, ये 1818 में की बात नहीं कर रहे हैं, तो बैटल हुई थी, लेकिन इसका केस अभी हिंसा हुई थी कुछ दिन, मतलब कुछ साल पहले, 3-4 साल पहले, लगभग 2018 में। ये 2018 में हुई थी हिंसा, उस केस में ये अरेस्ट भी हुए थे। ये जो मार्टिन एनल है, जिनके नाम पे अवार्ड का नाम रखा गया है, ये कौन थे, मार्टिन एनल ब्रिटिश एक्टिविस्ट थे। ब्रिटेन में ये एक समाज सेवी थे जो ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम क्या करते थे। ये सेक्रेटरी जनरल भी रहे थे एमनेस्टी इंटरनेशनल के। और 2017 या 2016, 15-16 या 17 किसी में यूपीएससी प्रीलिम ने पूछा है एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, सिर्फ इतना। ये ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, एक मानव अधिकारों को बचाने के लिए एक संस्था है। इसके सेक्रेटरी जनरल रहे थे 1968 से लेकर 1990 तक ये एनल, मार्टिन एनल, इन्हीं के नाम पे ये अवार्ड रखा गया है। और देखो एनल ने बहुत सारी और भी ऑर्गेनाइजेशन फाउंड की थी। ये ऑर्गेनाइजेशन के नाम है आर्टिकल 19, ये एक संस्था थी जो इन्होंने बनाई थी मार्टिन एनल ने, जिनके नाम पे ये अवार्ड रखा गया है मार्टिन एनल का, जो ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन के लिए दिया जाता है। इन्होंने कई ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जैसे आर्टिकल 19, इंटरनेशनल अलर्ट एंड ह्यूरिडॉक्स एंड बाइंडिंग फोर्स बिटवीन दैम, ये ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बनाई। नेक्स्ट टॉपिक है रिबन वीड। रिबन या रिबॉन वीड, वीड का मतलब होता है घास, ग्रास समझ लो, एक तरह से खरपतवार टाइप जो होती है वीड। रिबन वीड ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका साइंटिफिक नेम पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस है। और देखो यूपीएससी ने, आपने देखा होगा, अगर प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर आपने देख लिया होगा, तो एक क्वेश्चन देखो ऐसा सिंपल पूछा था, कुछ बर्ड दे दिए थे, उसमें एक फिश दे दी थी, और जो फिश के बारे में हमने स्पीसीज की जो लेक्चर में पढ़ा भी था। और यूपीएससी ने पिछले कई 2-3 साल पहले भी पूछा था एक ऐसे महासीर नाम की फिश,
महासीर, तो उसमें ये बताना था कि कौन सा बर्ड नहीं है, कौन सा पक्षी नहीं है। तो उसमें एक गोल्डन महासीर थी, वो मछली थी, बस वो उसका आंसर ये था। ऐसे क्वेश्चन थे, तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन दिए थे जो हमने डिस्कस किए हुए हैं करंट अफेयर के सेशन में ही। और देखो भाई साहब, इस बार सरप्राइज क्वेश्चन भी दिए थे। यूपीएससी ना हर साल देती है, हर साल देती है, और कुछ अलग टाइप के दिए थे। जैसे मैप के क्वेश्चन आते हैं ना, मैच बताना करेक्टली मैच कौन सा है, ये इस बार ऐसे दे दिए थे कि केवल एक करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, 3 करेक्ट हैं, 4 करेक्ट हैं, ऐसे क्वेश्चन दे दिए थे, कम से कम 5-6। तो वो क्वेश्चन ऐसे थे, वो अटेम्प्ट नहीं करने, क्योंकि उनमें आप तुक्का मार नहीं सकते। अगर आपको एग्जैक्टली पता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो वो क्वेश्चन दे दिए थे। और देखो, टी बोर्ड के बारे में हमने कई बार पढ़ा था। टी बोर्ड क्या है, टी बोर्ड के बारे में हर बार जब भी मैं कोई टॉपिक पढ़ाता हूँ बताता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन कब बनी, किस एक्ट के थ्रू बनी, कौन सी मिनिस्ट्री के पास है, हेडक्वार्टर कहाँ पे। मैंने टी बोर्ड के बारे में कई बार आपको बताया होगा, इससे क्वेश्चन पूछा था। अगर आप देख रहे हो कमेंट सेक्शन में बताना मैंने नहीं बताया था क्या, अगर आपको याद है तो। विवेक, अगर आप देख रहे हो विवेक, या बहुत सारे और लोग कमेंट करते हैं, आंसू हैं जैसे, मीनू हैं, बैसाखी हैं, बहुत सारी और स्टूडेंट्स हैं। तो जो कमेंट करते हैं, आपने अगर रेगुलर देखते हो तो आप बताओ, नहीं बताया था मैंने टी बोर्ड के बारे में। और बहुत सारे क्वेश्चन हैं ऐसे जो हमने डिस्कस किए बहुत बार, एक बार नहीं बहुत बार। तो आते हैं इस पर, रिबन वीड, इसका साइंटिफिक नेम है पोसिडोनिया ऑस्ट्रालिस। इसकी लेंथ कितनी है, 180 किलोमीटर इसकी लंबाई है इस घास की। और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्लांट है, सबसे बड़ा पौधा है ये वर्ल्ड का। ये सी ग्रास है, समुद्र में पाई जाती है घास, समुद्र के किनारे। इसकी लेंथ 180 किलोमीटर है। ये है घास, ये है ग्रास। इसमें देख सकते हो आप, ये वाली ग्रास दी हुई है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन 180 किलोमीटर है। और ये ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न कोस्ट पे, ये सार्क बे है, यहाँ पे पाई गई है। ये आप वर्ल्ड मैप देख रहे हो, यहाँ पे वर्ल्ड मैप में ये ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे सार्क बे है, यहाँ पे पाई गई है ये वीड, वर्ल्ड की लार्जेस्ट वीड, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया पे पाई गई है। ये आप इमेज में यहाँ पे भी देख सकते हो, और अलग ये भी दिखाया हुआ है। ये हमने डिस्कस कर लिया कहाँ पे मिली है। ऐसा माना जाता है लगभग 4500 ईयर्स ओल्ड ये घास है, और इसने अपने जो क्रोमोजोम है उनके नंबर डबल कर लिए हैं। ये यूजुअली 35 सेंटीमीटर पर ईयर बढ़ जाती है, और 20,000 हेक्टेयर का एरिया इसने कवर किया हुआ है। एक सेकंड लार्जेस्ट जो प्लांट है वो है क्लोनल कॉलोनी, ये क्वाकिंग एस्पेन की ट्री का ही है, कोलोनल कॉलोनी। और ये कहाँ पे है, ये ऊटा में है। ऊटा एक स्टेट है अमेरिका का, यूएस का एक स्टेट है ऊटा, वहाँ पे है कोलोनल कॉलोनी, क्वाकिंग एस्पेन ट्री की ग्रास। मतलब ये प्लांट है, ग्रास नहीं है, प्लांट है। और ये 43.6 हेक्टेयर का एरिया कवर करता है। 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होते हैं लगभग, और 1 एकड़ का लगभग जनरली डिफरेंट स्टेट में वैसे डिफरेंट एरिया है खेत का, फील्ड का, लेकिन जनरली 1 एकड़ का एक खेत माना जाता है। और लार्जेस्ट ट्री अगर इंडिया की बात करें तो लार्जेस्ट ट्री इंडिया में कौन सा है, ग्रेट बनियान ट्री है। ये हावड़ा के बॉटनिकल गार्डन में है, जो 1.41 हेक्टेयर का घेरा हुआ है इसने एरिया। और हावड़ा वेस्ट बंगाल में प्लेस है, वहाँ पे बॉटनिकल गार्डन है, वहाँ पे है ये ग्रेट बनियान का ट्री, जो सबसे बड़ा है इंडिया में। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड बाइसिकल डे। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट के लिए। वर्ल्ड बाइसिकल डे मतलब साइकिल की बात हो रही है, विश्व साइकिल दिवस 3 जून को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए ताकि इसकी बाइसिकल के बेनिफिट क्या हैं, इसकी अवेयरनेस, जागरूकता फैलाई जा सके। यूनाइटेड नेशन ने ये अडॉप्ट किया था 2018 में, 2018 में ये डे अडॉप्ट किया था। 3 जून से ये मनाया जाता, 2018 से ही। और ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग हो रही थी, रेगुलर सेशन 72, उसमें अडॉप्ट किया था 2018 में। साइकिल के बेनिफिट क्या हैं, हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ भी अच्छी रहती है। दूसरा, इससे कोई पॉल्यूशन नहीं होता। इस तरह की अवेयरनेस फैलाते हैं इस बाइसिकल डे पे। नेक्स्ट टॉपिक है पुनीत सागर अभियान, से प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। नेशनल कैडेट कोर, एनसीसी, ग्रेजुएशन में एनसीसी वगैरह लेते हैं, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी वगैरह में, वही एनसीसी की बात हो रही है। ये एनसीसी किस लिए की जाती है, स्टूडेंट को देखो ट्रेनिंग दी जाती है कुछ इसमें, जैसे आर्म फोर्सेस को, सैनिकों को दी जाती है, पुलिस को दी जाती है, इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि उनमें डिसिप्लिन दिया जा सके, स्टूडेंट के अंदर डिसिप्लिन इनकलकेट किया जा सके।
अगर कोई मान लो फोर्स में जाना जाता है पुलिस आर्मी में, तो उसको फ़ायदा भी होता है, एनसीसी के 4-5 मार्क्स मिलते हैं उसे, और उसका सिलेक्शन औरों की अपेक्षा जल्दी हो जाता है जो एनसीसी लेता है, और उसकी ट्रेनिंग पहले ही हो गई होती है और अच्छा इसे फ़ायदा मिल जाता है। तो ये नेशनल कैडेट कॉर्प है, इसने लॉन्च किया है नेशन वाइड एक कैंपेन, पुनीत सागर अभियान। इस कैंपेन का मकसद क्या है और लॉन्च किसने किया? दो बात याद रखनी है, लॉन्च किया एनसीसी ने, और इसका मकसद क्या है? ये हैं एनसीसी के कॉर्प, ये स्टूडेंट ही होते हैं एनसीसी के, जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ते हैं। इनका काम ये है, जो समुद्र के किनारे या सी शोर पे या लेक या रिवर, झील या नदी के किनारे जो भी गंदगी है उसको ये क्लीन करेंगे। ये देखो उठा रहे हैं ना, यहाँ से कचरा वगैरह उठा रहे हैं, तो यही है इसका मकसद, क्लीन करेंगे। सी शोर को या बीच हैं, वाटर बॉडीज़ के, रिवर लेक्स के किनारे हैं, प्लास्टिक पॉल्यूशन है या वेस्ट है कोई, इसको हटाएंगे और लोकल पॉपुलेशन को अवेयर करेंगे कि वहाँ क्लीन रखें, वो साफ़ सुथरा रखें, गंदा ना करें। नेक्स्ट टॉपिक है श्रेष्ठा स्कीम। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। किसने लॉन्च किया, क्या मकसद है? बस दो बात याद रखनी है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने ये लॉन्च की है, और इस स्कीम का फुल फॉर्म है श्रेष्ठा का, स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज। इस स्कीम का मकसद ये है, जो एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उन्हें हायर क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर दी है, जो हायर एजुकेशन नहीं ले पाते किसी कारणवश से। जो सीबीएसई एफिलेटेड रेपुटेड रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं अक्रॉस द कंट्री, और जो पुअर एससी स्टूडेंट्स हैं उनको हाई क्वालिटी एजुकेशन देनी है। एलिजिबिलिटी क्या है इसमें? सारे एससी कैंडिडेट को मिलेगी क्या? सारे एससी कैंडिडेट को नहीं मिलेगी। जो ऐसे कैंडिडेट जिनकी पेरेंटल एनुअल इनकम सालाना इनकम 2.5 लाख तक है, यानी कि लगभग 20,000 कुछ पैसे, 20,000 कुछ रुपए जिनकी पर मंथ सैलरी है, उनको ही सिर्फ मिलेगी। अगर उनकी एनुअल इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो उनको इनका फ़ायदा नहीं मिलेगा श्रेष्ठा स्कीम का। होता क्या है, बहुत सारे ऐसे एससी स्टूडेंट्स हैं, शेड्यूल कास्ट के, अनुसूचित जाति के, जो 8वीं क्लास या 10वीं क्लास में ही पढ़ के छोड़ देते हैं और बाद में अपनी एजुकेशन को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो उनको ही इसमें दिया जाएगा, बेनिफिट दिया जाएगा। और इसका देखो एक नेशनल एंट्रेंस टेस्ट भी होगा श्रेष्ठा स्कीम के लिए। नेशनल एंट्रेंस टेस्ट कौन कराएगा? एनटीए कराएगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराएगी 9th और 11th क्लास में एडमिशन लेने के लिए, यानी कि उनकी सहायता की जाएगी हायर एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए इस टेस्ट के जरिए। जो इस टेस्ट में पास होगा, एनटीए लेगी इस टेस्ट को। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है क्या? ये देखो, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बनाई थी, ताकि जो जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उनको ये कंडक्ट करा सके। यूजीसी नेट वगैरह का भी यही कराती है, नीट का यही कराती है, बहुत सारे एग्ज़ाम कराती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तो इसका एग्ज़ाम भी यही कराएगी। क्वालिफाई करेंगे जो एससी स्टूडेंट, वो इसका बेनिफिट ले सकेंगे श्रेष्ठा स्कीम का। तो यही है इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है इको सेंसिटिव जोन। इसके लिए स्पेशल लेक्चर बना हुआ है, एनवायरनमेंट की प्लेलिस्ट में देख सकते हो कि क्या है इको सेंसिटिव जोन। किससे निकले हैं ये निकले एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन जो एक्ट है 1986 का। और एक क्वेश्चन और याद आ गया, प्रीलिम्स में पूछा था, ये पूछा था कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है इसके बारे में 1986, मैं हर बार आपको बताता हूँ जब भी इसका कोई आता है कि इससे लगभग हर साल यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, ये कैसा नहीं कैसा। इस बार भी पूछा है 2022 में, 3-4 बॉडी दे दी और पूछा है कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से 1986 के से कौन सी बॉडी बनाई गई है। उसमें थे ये वाटर कमीशन था, नेशनल वाटर कमीशन बोर्ड ऐसा कुछ करके था, और ये ग्राउंड वाटर बोर्ड, और एक था नेशनल कमीशन वाटर अथॉरिटी है जो, वो था। तो ऐसे दे दिए थे, उसमें से बनाई गई थी ये वाटर जो अथॉरिटी थी, ये बनाई गई थी इस एक्ट के थ्रू। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। तो इको सेंसिटिव जोन किसके थ्रू बनाए गए थे? एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। और देखो मैंने ये भी कहा था कि हर साल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो एक्ट है उससे लगभग हर साल पूछता है, इस साल भी पूछा है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से। देख लो आप क्वेश्चन पेपर, आपने एनालाइज किया होगा तो आपको पता चल गया होगा। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है भाई साहब जो हर साल इनसे लगभग पूछता है, हर साल नहीं पूछेगा तो एक साल छोड़ के पूछ लेगा, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, अभी तो मैंने देखे थे कि 35 से 40 क्वेश्चन ही मिल रहे थे, और भी अगर एनालिसिस करने बैठूंगा मैं तो बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि पिछले प्रीलिम्स में लगभग 60 से 65 क्वेश्चन हमने कवर किए थे जो पूछे थे। तो इसे करते हैं टॉपिक को इको सेंसिटिव जोन। सुप्रीम कोर्ट ने अभी डायरेक्शन दी है इको सेंसिटिव जोन के रिगार्डिंग। होते क्या है, जैसे मान लो कोई एरिया है, कोई जंगल है, नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके आसपास का एरिया इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया जाता है। क्यों?
ताकि यहाँ पे कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी ना की जा सके। जैसे मान लो ये जंगल हो गया, यहाँ पे जंगल एरिया है, इसके आसपास का एरिया कुछ किलोमीटर तक, कुछ मीटर तक इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पे कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी, ना रोड, रेलवे, ना किसी का घर, ना कुछ, ऐसे नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो फॉरेस्ट को नुकसान ना हो सके। क्योंकि अगर यहाँ पे रोड बनेगा, रोड पे वाहन चलेंगे, पॉल्यूशन होगा, यहाँ पे फॉरेस्ट को नुकसान होगा, ट्रीज़ को नुकसान होगा, यहाँ पे जो जंगली जानवर रहते हैं उनको नुकसान होगा, वो यहाँ से चले ना जाएं, लुप्त ना हो जाएं, एक्सटिंक्ट ना हो जाएं। तो इस वजह से इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया जाता है इन्वायरमेंट को और फॉरेस्ट एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये डायरेक्शन दिए, जितने भी जैसे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं, जितने भी, हर एक फॉरेस्ट हमारे कंट्री में, एवरी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, चाहे नेशनल पार्क हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो हमारी कंट्री में, तो ये अब मैंडेटरी कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। मैंडेटरी का मतलब कंपलसरी, अनिवार्य। इको सेंसिटिव जोन ये डिक्लेयर होंगे हर एक प्रोटेक्टेड एरिया के 1 किलोमीटर के दायरे में, मिनिमम, याद रखना मिनिमम, मैक्सिमम नहीं है, कम से कम 1 किलोमीटर का जो एरिया है फॉरेस्ट के आसपास का, फॉरेस्ट के आसपास का 1 किलोमीटर का जो एरिया है, वो कम से कम 1 किलोमीटर का एरिया इको सेंसिटिव जोन होगा। चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट उससे ज़्यादा भी कर सकती है, लेकिन कम से कम 1 किलोमीटर की बाउंड्री इको सेंसिटिव जोन में रहेगा। ये इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस ये बताती हैं कि इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करने से जो प्रोटेक्टेड एरिया है उसको बचाया जा सकता है। शॉक एब्जर्वर की तरह काम करता है इको सेंसिटिव जोन। शॉक एब्जर्वर की तरह मतलब कि अगर मान लो ये एरिया इको सेंसिटिव जोन कर दिया, ये वाला एरिया, तो कोई मान लो यहाँ पे एक्टिविटी हो रही है इस एरिया से बाहर, तो ये जो इको सेंसिटिव जोन है तो ये इसको रोकेगा, ताकि जो अंदर का प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है उसको बचाया जा सके। ये जो जोन है इन्हें ट्रांजिशन जोन भी बोलते हैं, ये प्रोटेक्शन के लिए की जाते हैं। और जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा, गवर्नमेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के फैसिलिटेटर की तरह काम ना करे। ऐसा ना हो एरिया के आसपास वो खुद एक्टिविटी करवाए, रोड रेलवे बनाए या कुछ फैक्ट्री खुलवाए, ऐसे काम ना करे। इमिडिएटली स्टेट गवर्नमेंट कुछ ये प्रोटेक्शन के लिए स्टेप उठाए। और ये भी डायरेक्शन दिए, जो भी ये बफर जोन है या ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के आसपास जो इको सेंसिटिव जोन है, अगर किसी स्टेट में किसी फॉरेस्ट के आसपास 1 किलोमीटर से ज़्यादा का एरिया इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया हुआ है, तो वो 1 किलोमीटर से ज़्यादा का ही रहेगा, उससे कम नहीं किया जा सकता। और किसी स्टेट में या किसी, मान लो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई स्टैट्यूटरी डिसीजन पेंडिंग पड़ा हुआ है, मान लो कोई एक्ट बनाने वाला, वो पास नहीं हुआ है अभी, और उसका डिसीजन आ जाता है, पास हो जाता है, तो तब तक पास नहीं होगा वो एक्ट, तब तक सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन है जो 1 किलोमीटर का, यही चलता रहेगा, तब तक वो एक्ट नहीं बना पाएगा कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, तो तब तक यही चलेगा डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और जनरली ऐसा ही होता है, जब तक कोई पार्लियामेंट एक्ट पास नहीं कर देती है तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ही चलता रहता है जो दिया है। अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पलटना हो तो पार्लियामेंट को कानून पास करना पड़ता है, तभी पलटा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है सत्येंद्र नाथ बोस। अभी ये न्यूज़ में क्यों है, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है मेनली, इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि गूगल जैसे आप google.com खोलते हो, साइट गूगल खुलता है, ऊपर गूगल लिखा रहता है, आपने देखा होगा, यहाँ गूगल लिखा है, और उसके नीचे, गूगल के नीचे एक सर्च बार होता है जहाँ पे आप कुछ लिखते हो, सर्च करते हो, तो ये ऊपर गूगल है, गूगल के ऊपर एक फ़ोटो लगाया था सत्येंद्र नाथ बोस जी का। हमारे इंडियन ओरिजिन के, इंडिया के साइंटिस्ट थे ये सत्येंद्र नाथ बोस जी। 4 जून 2022 को गूगल ने लगाया अपने ऊपर, ये देखो, ये गूगल ने इस तरह का आइकन लगाया, गूगल जो साइट है उस पर। कौन थे ये सत्येंद्र नाथ बोस जी? 1894 में जन्म होता है, 1974 में इनकी डेथ हो जाती है। इंडियन मैथमेटिशियन थे, फिजिसिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारी रिसर्च की। 1920s में इन्होंने एक बोस कंडेंसेट नाम से एक पार्टिकल दिया, मतलब एक मैटर खोज की थी, एक और साइंटिस्ट के साथ मिलके, आइंस्टाइन और बोस ने मिलके, दोनों ने की थी। आइंस्टाइन के बारे में तो आप जानते ही होंगे, तो इसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के नाम से भी जानते हैं। ये एक मैटर है। मैटर क्या है आप जानते हो? मैटर क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जिसे टच करके देखा जा सके, और टच करने के बाद उसमें भार हो, मास। जैसे आप आदमी हो, आदमी भी एक मैटर, पेन है, पेन भी एक मैटर है। तो ऐसी मैटर कितनी है? ये मैटर 5 हैं। एक है सॉलिड, कठोर, कोई लोहा हो सकता है। लिक्विड है, लिक्विड को भी छू के दे सकते हो, पानी को, और उसमें भार भी है। गैस है, गैस को भी। और एक सॉलिड क्या है? इसे सॉलिड को ही अगर मान लो किसी चीज़ को -273.15 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर किया जाए, तो वो एक, इन्होंने सत्येंद्र नाथ बोस जी ने ऐसी अवस्था निकाली
कि वो एक नए मैटर में चेंज हो गया, नए फॉर्म में चेंज हो गया, उसका नाम दे दिया बोस कंडेंसेट या आइंस्टाइन बोस कंडेंसेट। तो ये आपको याद रखना। और पांचवी कौन सी है? प्लाज्मा। प्लाज्मा है जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस, तो वो ये गैस ही कन्वर्ट हो जाएगी प्लाज्मा में। ये लगभग नेचुरली देखा जाता है सन में, क्योंकि सन सूरज है जो उसके पास टेम्परेचर ज़्यादा है, वहाँ पे जो मैटर है वो प्लाज्मा है, तो इसलिए फेमस है ये सत्येंद्रनाथ बोस जी। एक चीज़ के लिए और फेमस है, बोस पार्टिकल के लिए, जिसका नाम बोसॉन भी है, बोस पार्टिकल। ये खोजा था बोस पार्टिकल इन्होंने एक साइंटिस्ट के साथ मिलके, और ये बोस पार्टिकल को गॉड पार्टिकल भी बोलते हैं। गॉड पार्टिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये ऐसा पार्टिकल है जो पूरे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में सबको मास देता है। लेकिन बोस पार्टिकल को मास कौन देता है, एनर्जी कौन देता है? जो ये सबको एनर्जी देता है, तो इसको एनर्जी कौन देता है, ऐसा अभी तक कुछ पता नहीं चला है। और ये रॉयल सोसाइटी, जो लंदन की रॉयल सोसाइटी है, उसके ये फेलो भी रहे थे। और इंडिया ने इनको सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी दिया है, पद्मा विभूषण। पद्मा विभूषण 1954 में बनाया था ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, पद्मा विभूषण। सबसे बड़ा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इंडिया का कौन सा आप जानते हो? भारत रत्न। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है पद्मा विभूषण। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल स्ट्रेटजी फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर कैंपेन। सिर्फ इतना जानना है किसने चलाया और किस लिए चलाया। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है मेनली, मेंस के लिए भी जीएस पेपर 2 और 3 के लिए लिख सकते हो कि टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए पूछता है ना, कौन कौन से गवर्नमेंट ने स्टेप उठाए, तो उसमें आप लिख सकते हो एक लाइन में। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने ये कैंपेन अभियान लॉन्च किया है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के साथ मिलके, यूनेप के साथ मिलके, और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म सोसाइटी ऑफ इंडिया के साथ मिलके। इन दोनों के साथ मिलके ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने चलाया है, न्यू दिल्ली से लॉन्च किया है। इसका काम क्या होगा? टूरिज्म सेक्टर को डेवलप करना। अभियान चलाया किस लिए? टूरिज्म सेक्टर को डेवलप करने के लिए, सस्टेनेबल टूरिज्म के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। ये बहुत सारे स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट आइडेंटिफाई किए हैं, इतने आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये जैसे प्रमोटिंग इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी, प्रमोटिंग इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, प्रमोटिंग सोशियो कल्चर सस्टेनेबिलिटी, स्कीम फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म IEC, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड गवर्नेंस, ये सब आइडेंटिफाई किए हैं, यानी कि प्रमोट किया जाएगा टूरिज्म को इनके थ्रू। नेक्स्ट है फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी एट रक्सौल। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है और 3 के लिए मेनली। फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी खोली है एक रक्सौल में। रक्सौल कहाँ पे? बिहार में है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, केमिकल एंड फर्टिलाइजर, जो मिनिस्टर हैं मनसुख मांडव्य, उन्होंने इनोग्रेट की है, उद्घाटन किया है इस फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी। मतलब यहाँ पे फूड की टेस्टिंग की जाएगी। कौन से फूड की? जो नेपाल से आएगा, क्योंकि नेपाल और इंडिया के बीच में जो ट्रेड होती है, अब तक जो भी ऐसे फूड प्रोडक्ट आते हैं उन्हें टेस्टिंग करने के लिए कोलकाता भेजा जाता है। कोलकाता में एक लेबोरेटरी है। लेकिन अगर यहाँ बिहार में कर दिया जाएगा सेटअप, देखो ये नेपाल आपको पता है कहाँ पे, और यहाँ पे बिहार है अपने इंडिया का, तो बिहार में अगर लेबोरेटरी होगी, डायरेक्ट यहाँ से जो माल आएगा यहीं पे अगर टेस्टिंग की जाएगी तो टाइम कम लगेगा, फिर आगे हमारे इंडिया में भेज दी जाएगी वो। लेकिन पहले यहाँ नेपाल से आती थी, कोलकाता में जाएगी, कोलकाता में टेस्टिंग होगी, फिर डिस्ट्रीब्यूट होगी हमारे इंडिया में, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता था। तो ये ट्रेड को फैसिलिटेट करेगा, क्रॉस बॉर्डर जो ट्रेड है उसको सुगम बनाएगा, फैसिलिटेट करेगा। इंडिया और नेपाल के बीच में फास्टर डिलीवरी हो सकेगी। पहले कोलकाता में फूड लेबोरेटरी में जाता था ये टेस्ट होने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है गेट एनालिसिस। प्रीलिम्स के लिए मेनली इंपॉर्टेंट है ये, और जीएस पेपर 2। अभी देखो एक एविडेंस, गेट एविडेंस के आधार पे मुंबई के कोर्ट ने, स्पेशल कोर्ट ने ये आदेश दिया, डेथ सेंटेंस दे दी, फांसी की सज़ा सुना दी, डेथ सेंटेंस दे दी एक 44 ईयर ओल्ड मैन को। किस वजह से? रेप का चार्जेस लगे हैं इन पे, रेप के और मर्डर के। एक महिला का इन्होंने रेप किया और मर्डर किया मुंबई सिटी के साकिनाका एरिया में। तो ये गेट एनालिसिस रिपोर्ट के आधार पे इनको डेथ सेंटेंस सुना दी, फांसी की सज़ा सुना दी। तो ये गेट एनालिसिस है क्या, ये हमें जानना है मेनली इसमें। गेट क्या है? गेट क्या है? एक ऐसी पोजीशन है जिसमें वॉकिंग और मूविंग फुट पे किया जाता है, मतलब चलने का पैरों पे चलने का, मूव करने की एक अवस्था है, स्थिति है गेट। और गेट एनालिसिस वो है कि ये पॉडिएट्री मेडिकल केयर में एक टेक्निक है जिसके थ्रू कोई मान लो चलने में किसी को परेशानी है, उसको मेडिकल केयर ट्रीटमेंट के जरिए ठीक किया जाता है, या उसकी वॉकिंग और पोस्चर की जो कंडीशन है उसको पता लगाया जाता है, डायग्नोज किया जाता है।
कुछ इस तरह से, जैसे मान लो कोई चलने की पोजीशन है, उसको कहीं इंजरी हुई है, चोट लगी है कहीं पे, या कोई परेशानी है, उसको ठीक किया जा सकता है गेट एनालिसिस के थ्रू, ट्रीटमेंट के जरिए, या किस वजह से उसको सीसीटीवी कैमरा के जरिए देखा जा सकता है, एनालिसिस की जा सकती है। तो ये उसकी पोजीशन अलग होती है, उसकी पोजीशन अलग होती है। तो ये हर एक आदमी की, आपको पता ही होगा, चाल जो होती है हर एक आदमी की अलग होती है। तो सीसीटीवी में ये गेट एनालिसिस करके आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो ये क्राइम को रोकने में अच्छा फ़ायदा मिल सकता है इससे। तो इससे कोई एथलीट है, एथलीट ट्रेनिंग में भी अच्छा फ़ायदा मिल सकता है इस फिजियोथेरेपिस्ट ट्रीटमेंट में। तो इसके थ्रू एक ट्रीटमेंट भी किया जाता है, किसी को इंजरी या चोट है, और इसके थ्रू क्रिमिनल को भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है गेट एनालिसिस के थ्रू। सीसीटीवी कैमराज के थ्रू क्रिमिनल को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, देखा जा सकता है। सीसीटीवी में देखा किसी ने मुंह ढक के कोई क्राइम किया है, और उसकी चाल को, मूविंग जो वे है उसका, वॉकिंग वे है, उसको आइडेंटिफाई करके बहुत सारे जिन पे संदेह है उसको एलिमिनेट किया जा सकता है इंडिविजुअल को, और जो अपराधी है उसको पकड़ा जा सकता है। तो इस तरह से काम आती है ये गेट एनालिसिस। तो ये देखो, जैसे क्रिमिनल के रिगार्डिंग कोई आ जाए कि क्राइम बढ़ रहा है, तो क्राइम को रोकने के लिए क्या क्या किया जाए, तो उसमें आप ये स्टेप लिख सकते हो मेंस में कि गेट एनालिसिस का सहायता ली जाए। ठीक है, असिस्टेंस ऑफ गेट एनालिसिस कैन बी हेल्पफुल फॉर द क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन। इस तरह से एक लाइन में आप लिख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है सेव सॉइल मूवमेंट। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है, सेव सॉइल मूवमेंट। कहाँ से? न्यू दिल्ली से। कब क्या है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब होता है? 5 जून को, कल था 5 जून। तो ये कल लॉन्च किया है। किस लिए? जैसा इसके नाम में लिखा है सेव सॉइल मूवमेंट, मिट्टी के बारे में लोगों को अवेयरनेस फैलानी है कि मिट्टी की हेल्थ को, जो डिटोरिएट हो चुकी है, डिटोरिएट को मतलब नष्ट हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है, उसको हेल्थ को इम्प्रूव करना है, सॉइल को, उसकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करना है। तो इसके लिए जागरूकता एक अभियान है। ये देखो 100 डे मोटरसाइकिल जर्नी एक मार्च में लॉन्च की थी सदगुरु के बारे में आप जानते होंगे, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं सदगुरु के, उन्होंने ये लॉन्च की है। ये मार्च में मोटरसाइकिल से एक मूवमेंट चला रहे हैं 100 डे का, 27 कंट्री में जाएंगे सॉइल के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। और इसी के लिए सेव सॉइल मूवमेंट जो प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है, तो ये इन्वायरमेंट कंसेंसस लोगों के बारे में, मतलब लोगों को कॉन्शियस बनाने के लिए, कॉन्शियस या जागरूक बनाने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए, सॉइल कंजर्वेशन करने के लिए फ़ायदेमंद होगा। जो भी पॉलिसी चेंज या पब्लिक इंगेजमेंट की जा सकती है, इसमें लोगों को जागरूक किया जा सकता है और पब्लिक की पार्टिसिपेशन बढ़ाई जा सकती है इसके थ्रू, प्रोग्राम के थ्रू। नेक्स्ट टॉपिक है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। लाइफ मूवमेंट या लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट मूवमेंट, ये भी 5 जून को ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है इन्वायरमेंट डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के उपलक्ष्य में। क्या है इसका मकसद? इसका मकसद ये है इन्वायरमेंट के बारे में ही लाइफस्टाइल को कॉन्शियस बनाने के लिए, कि ऐसी लाइफस्टाइल ना अडॉप्ट करें जिससे पर्यावरण को नुकसान हो, इन्वायरमेंट को नुकसान हो। सारे जितने भी एकेडमी, यूनिवर्सिटी, रिसर्च इंस्टीट्यूट, सबको इनवाइट किया है, वो अपने सजेशन दें, आइडिया दें कि इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो एक ये कैंपेन है, अभियान लॉन्च किया है। और ये जो आइडिया है ना लाइफ का, लाइफ फॉर इन्वायरमेंट मूवमेंट का, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, जो COP26 हुई थी, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, देखो ये एक आ गया, ये भी इस साल इसके बारे में पूछा है, ऑप्शन में दिया हुआ है। लगभग इससे भी हर साल टॉपिक पूछा जाता है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCC, अलग से लेक्चर में पढ़ा हुआ है, इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट के टॉपिक में मिल जाएगा ये। इसके बारे में भी यूपीएससी ने 2022 में प्रीलिम में क्वेश्चन पूछा है। तो इसकी जो COP26 की मीटिंग हुई थी, वहाँ पे ग्लासगो में, यूनाइटेड किंगडम में ग्लासगो, वहाँ पे मीटिंग हुई थी इसकी दिसंबर 2021 में, नवंबर-दिसंबर 2021 में, COP26। तो इस मीटिंग में ये आइडिया इंट्रोड्यूस किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, आइडिया ऑफ लाइफ वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था, और अभी ये कैंपेन लॉन्च किया है, अभियान लॉन्च किया है। इन्वायरमेंट के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए ही लॉन्च किया है। यही टॉपिक थे आज के, और देखो 2-3 टॉपिक और इम्पोर्टेंट है वो बचे हुए हैं, वो भी न्यूज़ में थे। और देखो बहुत सारे टॉपिक पूछे जो हमने किए हुए हैं, अगर आपने रेगुलर देखा होगा तो आपको पता होगा, रियलाइज़ किया होगा आपने, हाँ, कि वो सारे टॉपिक हमने पढ़े हुए थे। और देखो 2-1 टॉपिक ऐसे हैं जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, वो पेंडिंग में पड़े हुए हैं, वो आने वाले 1-2 दिन में या 3-4 दिन में हम कर लेंगे, इस वीक के अंदर अंदर कर लेंगे, वो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। और 1-2 टॉपिक और छूटे हुए हैं, अगर आज मुझे टाइम मिला तो मैं 1-2 टॉपिक आज बना दूंगा, नहीं तो कल परसों 1-2 दिन में मैं बना दूंगा उनको। तो यही टॉपिक थे आज के।